शुरू कर चुके हैं कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1। आज हम बात करने जा रहे हैं कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट के बारे में। किसी भी कस्टमर को जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग सेल करते हैं तो वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने बाद कुछ वैल्यू अचीव करता है वो, ठीक है, राइट। तो हमें क्या करना है कि हम कस्टमर की वैल्यूज़ को कैसे मैनेज करें, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को कैसे मैनेज करें बाय मैनेजिंग द कस्टमर वैल्यू। ओके, जैसे कि रिटेल इंडस्ट्री है, बाकी किसी भी इंडस्ट्री की तरह इसको भी बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल कस्टमर्स और उनकी डिमांड्स मिलती हैं। कस्टमर बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं और हो सकता है कि लॉयल ना हो। एक बहुत बड़ा चैलेंज रिटेलर्स के लिए रहता है कि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करना बिजनेस में, जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं वही प्रोडक्ट वो दूसरा लेकर काफ़ी समय से बेच रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट एंड द प्राइजेस अमंग द कंपटीटर आर मूविंग स्टीडीली क्लोज टुगेदर। एक तो भैया प्राइस का झगड़ा बहुत चलता है, एक रिटेलर दूसरे रिटेलर से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर प्रोडक्ट बेचता है। दूसरा, प्राइजेस भी जो हैं, कॉम्पिटिटर्स भी जो हैं एक साथ मूव कर रहे हैं, नए नए कॉम्पिटिटर भी आ रहे हैं, प्राइस मार्जिन भी कम हो रहा है, तो बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है, ठीक है। ये बहुत पुराना तरीका था कि हम किसी भी कस्टमर को प्राइस के बिहाफ पर बोल दें कि भैया हमसे सस्ता कोई देगा तो ले लेना, वहाँ से हमें बता देना, हम आपको ये फ्री में दे देंगे। पर आज कस्टमर इस पॉइंट पर सामान नहीं खरीदता। उसको सस्ते से मतलब नहीं है, अब उसको वैल्यू से मतलब है, उसको क्वालिटी से मतलब है, राइट। ओके, नाउ दिन ब दिन ये जो टेक्निक है वो अब इनइफेक्टिव होती चली जा रही है। मतलब अब लोग इस बात पर नहीं खरीदते कि सस्ता है, कहाँ से ज़्यादा खरीद सकता हूँ, नहीं। अब वो इस बात पे ज़्यादा खरीदते हैं कि आपके यहाँ से कितने ज़्यादा और लोग खरीदते हैं और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, राइट। ओके, so the fast introduction of technologies are resulting into rapid change in customers perceived needs and values। आपके प्रोडक्ट से वो क्या वैल्यू अचीव कर रहे हैं और उनको क्या लग रहा है कि मेरी नीड्स क्या हैं। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट कहते हैं। इसको हम CVM के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव चॉइस होती है रिटेलर्स के लिए कि हम कस्टमर्स को कैसे रिटेन करें अपने बिजनेस के अंदर। CVM एक नई अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर आपसे AC खरीदता है तो वो सिर्फ AC नहीं खरीद रहा है, वो आपसे AC के द्वारा जो भी आप AC के साथ सर्विसेज दे रहे हैं वो खरीद रहा है, आपकी अश्योरेंस खरीद रहा है, वो आपकी वारंटी खरीद रहा है, और आपका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो पब्लिसिटी उसके पास गई है उसके बिहाफ पर वो प्रोडक्ट आपसे खरीद रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ आज, अगर मान लेते हैं 3 ACs हैं यहाँ पर, AC का नाम है, पहली AC का नाम है राफेल AC, ऐसे नाम रख दिया हूँ मैं। दूसरा है लॉयड, तीसरा है भाई पैनासोनिक, ठीक है, चौथा है स्मार्ट, वी स्मार्ट। क्या है भाई? वी स्मार्ट AC। अब ये जो है भाई, इसमें से 2 ब्रांडेड हैं और 2 नॉन ब्रांडेड हैं। राफेल AC बिल्कुल नया है, इसका प्राइस है 30,000 रुपीज़। लॉयड का प्राइस है 45,000 रुपीज़। पैनासोनिक का प्राइस है 50,000 रुपीज़। वी स्मार्ट का प्राइस है 33,000 रुपीज़। वारंटी इसमें आ रही है 5 ईयर्स की, इसमें आ रही है 3 ईयर्स की, इसमें भी आ रही है 3 ईयर्स की। वी स्मार्ट में भी वारंटी आ रही है 5 ईयर्स की, ठीक है, राइट। क्वालिटी देखने में इसकी बेटर है। 5 स्टार में से मैं इनको 4 स्टार दे रहा हूँ, इनको भी 4 स्टार दे रहा हूँ, इनको 3 स्टार दे रहा हूँ, इनको भी 3 स्टार दे रहा हूँ, ठीक है, राइट। चलो इनको 5 स्टार दे देते हैं, 50, 10,000, 5,000 ज़्यादा भी दे रहे हैं ना। अब आपके पास राफेल का नया नया स्टॉक आया है, वो आया 25 में, 2025 में आपके पास नया स्टॉक आया समर्स में।
इनका स्टॉक पहले से भी है, अभी भी है और आगे भी आएगा। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी पहली बार सुन रहे हैं आप। और ये पिछले साल भी आया था वी स्मार्ट, और इस साल भी आया है। लेकिन आप इस रिटेलर के यहाँ से आप खरीदते हो भैया दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स से। किससे खरीदते हो? दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स, दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अब जब आप दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदते हो तो होता क्या है गाइस? दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स को आप जानते हो, भरोसा करते हो। अब आप मुझे ये बताइए कि आप तीनों इन चारों में से कौन सा एसी खरीदेंगे अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो? बताइए भाई। राफेल, लॉयड, पैनासोनिक, वी स्मार्ट। यस, चॉइसेस आर टफ। हाँ पारस बताइए। लॉयड खरीदेंगे आप? चलिए भाई, एक कस्टमर तो आ गया हमारे पास। अधिराज? ठीक है, और लॉयड भी उनका है, किनका है ये? लॉयड भी पैनासोनिक वाला, किसका है ये? शायद हैवल्स का है, हैवल्स का है। लॉयड भी जो है हैवल्स का है, मैं ये बता देता हूँ आपको। हाँ, हैवल्स वालों का है क्या? ठीक है, शायद। बताइए बताइए गाइस। सूर्यांश, अधिराज, अनन्या, तंजील। यार ये प्राइस में इतना कम है, तुम लोग इसे खरीद क्यों नहीं रहे हो? ये भी प्राइस में बड़ा कम है। हाँ, ओके ओके। वी स्मार्ट वाले में क्या सीन है? ये तो बढ़िया, पिछले साल भी खरीदा था लोगों ने, पहले बार आया था ऐसे। 5 साल की वारंटी भी तो दे रहे हैं लोग। Yes. Now this is what is called customer value. Okay, right? He is not only given AC but also the services like installation, demonstration, warranty and few free services. जो बढ़िया कंपनीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को इस तरीके से फॉर्म करती हैं कि भैया कस्टमर डिफाइंड वैल्यू, कस्टमर को जिसमें लगता है ना कि ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, उसके बिहाफ पर वो लोग काम करना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा सर्विस देनी चाहिए फ्री में, तो कंपनीज फ्री में सर्विसेज देने लग जाती है आपको। कंपनी को लगता है कि दिखने में एकदम स्मार्ट होना चाहिए, तो आपको दिखने में स्मार्ट एसी दे देते हैं लोग, राइट? सो कंपनीज स्पेशली इन रिटेल सेक्टर are institutionalizing this approach to strike a proper chord between their customer idea of ideal value delivery. Okay, right? Now, so businesses that know what customer value is know how to deliver this value. अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरा कस्टमर खरीदने क्या आता है, सबको दिख रहा है एसी, पर मुझे पता है लग्जरी एंड कंफर्ट, तो लग्जरी एंड कंफर्ट खरीदने आ रहा है, वो एसी नहीं खरीदने आ रहा। मुझे पता है कि कोई मेरे पास अगर जो है फर्नीचर खरीदने आ रहा है, तो वो क्या खरीदने आ रहा है? वो खरीदने आ रहा है टिकाऊ, बढ़िया, ऐसे अच्छी लकड़ी का फर्नीचर। तो मैं उसको ट्राइड एंड टेस्टेड और बढ़िया जो है फिनिशिंग के साथ दे दूंगा उसको। तो प्राइस की बात अब थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है पिछले कई सालों के अंदर। आपने देखा होगा, अगर आप खुद भी खरीदने जाते हैं अब सामान, तो आप बहुत ज़्यादा प्राइस के बिहाफ पर नहीं खरीदते। पहले आप थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होता तो जल्दी शिफ्ट हो जाते थे। अब आप प्राइस सुनने के बाद थोड़ा देर फोकस करते हैं कि आखिर इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है। ज़्यादा है तो कुछ तो बात होगी, इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। Okay, so the idea that business success comes from focusing on customer is not new. हमें कस्टमर पर ही फोकस करना चाहिए और कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल मिलेगी और नया नया कस्टमर भी मिलता रहेगा। तो इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट की, क्या फ़ायदे हैं अगर हमने इसे यूज़ किया तो, और साथ में ये भी जानेंगे कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या पड़ते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है लंबे समय में अगर हम कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट को बहुत लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे तो।
जो रूरल कस्टमर्स हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम कस्टमर्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का। देखिए, कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस, एनालाइजिंग कस्टमर वैल्यू एंड डिलीवरिंग दैट टू देम इफेक्टिवली टू गेट द डिलाइटेड कस्टमर। मीन्स ये कहने की कोशिश है कि जो कस्टमर को चाहिए, एक्सपेक्टेशन है, मान लेते हैं आपने बोला कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये वर्ड सुनते ही क्वालिटी प्रोडक्ट, उसके मन में बढ़िया से थोड़ा सा तो अच्छा दिखने वाला, फिनिशिंग के साथ, कलर्स एकदम अच्छे, उनमें डिफरेंशिएशन दिख रहा है एक लाइन से दूसरे लाइन में, फिनिशिंग बहुत अच्छी है ना, सब कुछ इंटैक्ट है, पैकेजिंग से लेकर एवरी सिंगल पीस ऑफ दैट आइटम is very nicely packed, working fine with a nice warranty and assurance of the provider। ठीक है, राइट। नाउ हम लोग यूनिट 2 में एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट की। कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, और कैसे पता लगेगा कि कस्टमर के लिए कौन से प्रोडक्ट वैल्यू की चीज़ है, आखिर वैल्यू क्या है। कस्टमर वैल्यू इज द कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ व्हाट दे वांट टू बी हैपेंड, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे उसके in a specific use situation with the help of product or service offering in order to accomplish a desired goals or services purpose, right? Now देखिए, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग चीज़ें वैल्यू क्रिएट करेंगी। ठीक है, किसी कस्टमर के लिए किसी प्रोडक्ट का अवेलेबल होना सस्ते दाम पर, ये वैल्यू है। किसी दूसरे कस्टमर के लिए फीचर्स जो उसे चाहिए, अगर वो फीचर है तो वैल्यू मिल रही है। किसी तीसरे कस्टमर के लिए क्वालिटी या फिर सर्विस, अ कस्टमर गेट्स फॉर पेइंग प्राइस ही पे, जितना पैसा वो दे रहा है उसके बिहाफ पर बिल्कुल अगर सेटिस्फाइड प्रोडक्ट मिल रहा है तो बढ़िया वैल्यू मुझे मिल रही है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना पैसा खर्च किया और कितना फ़ायदा मुझे हो रहा है, इसके बिहाफ पर भी मैं ये जज करता हूँ कि मेरे को वैल्यू मिली है या नहीं मिली। जनरली अगर कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसों का फ़ायदा हो जाता है तो हम इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। यही तो वैल्यू है, ठीक है, राइट। नाउ क्वालिटी जी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम्म आपको बताना नहीं है, फिर कभी नहीं बताना, ठीक है, वो उसको फिगर आउट करने दो खुद से, राइट। अगर आप बताएंगे, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा गाइज, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके लिए बोल देता हूँ, I'll come back to you अनन्या। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि अगर एक कस्टमर को हमने कोई प्रोडक्ट ए बेचा है और उसके 5 बेनिफिट्स हैं, ठीक है, अगर 3 हम उसे बता देते हैं और 2 रिमेनिंग जो है उसको बताते नहीं हैं, और हम इसे 3 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा बता देते हैं, ठीक है, हम अगर बताने जाएंगे तो मे बी और मोस्टली ये मिसफायर करेगा। लेकिन अगर वो ये 2 बचे हुए फिगर आउट करता है अपने आप, तो उसको लगेगा यार मुझे तो इतना ही बताया गया था, लेकिन ये तो उसके साथ फ्री में मिल रहा है। लगता है कंपनी वालों को पता नहीं है, ठीक है, हर कस्टमर को यही लगता है कि लगता है कंपनी को पता नहीं है ना, कि इसका क्या फ़ायदा, मिस यूज़ हो रहा है, जो भी है। बट कंपनीज डूइंग दिस वेरी टाइम, कि वो कस्टमर्स को नहीं बताते कि हम एड ऑन बेनिफिट्स क्या क्या देते हैं आपको, जिससे कस्टमर को जब पता लगता है तो वो डिलाइटफुल फील करता है। मैं यही बोल रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड परसेप्शन ब्रेकिंग फंक्शन, यानी कि ऐसा कोई एक्टिविटी जिसमें आपने जो परसेप्शन बनाया था उससे ज़्यादा डिलीवर हो जाए तो आप डिलाइटेड फील करते हैं। मतलब मान लेते हैं आपने 10 रुपये मुझे दिया, मैंने आपको समोसा खिलाया और उसके बाद जाते जाते मैंने बोला ऐसा कीजिए, अरे समोसे के साथ आज हमारे यहाँ ऑफ़र चल रहा है कि अगर आपने समोसा ख़रीदा होगा, कोई भी 10 रुपये या 10 से ज़्यादा की परचेज़ किया, तो हम आपको एक मिठाई खिला रहे हैं, तो अब कस्टमर खुश हो जाएगा। लेकिन अगर समोसे के साथ ही बता देता कि अगर 10 आप समोसे खरीद रहे हैं तो मिठाई भी मिलेगी आज आपको,
तो जब आप मिठाई खिला रहे होंगे बताने के बाद तो उसको उतना डिलाइटफुल फील नहीं होगा जब आप बिना बताए उसको खिलाएंगे तब। ठीक है, आपने खुद भी ये फील किया तो आपको अच्छा लगा ना बिना बताए जब मुझे मिठाई खिलाई गई, है ना आदिराज? ठीक है, तो इसीलिए अगर कुछ बेनिफिट्स रह जाते हैं तो उसको दोबारा नहीं बताना है, उसको डिलीवर कर देना है बस। ठीक है, राइट। नाउ वापस आते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ यस अनन्या, यू हैड सम क्वेरी। जी जी बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल आपने पूछा कि अगर एक ग्रुप थिंक फिनोमिना आ रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं 4 लोग हैं, अब चारों अलग अलग तरीके से सोचेंगे, बिल्कुल इंसान है कि नहीं? ऐसा ही तो होगा, ए बी सी और डी अलग अलग सोच रहे हैं इसमें से, लेकिन वो व्यक्ति जीतेगा जिसके पास होगा मैन। क्या होगा? मैन, मतलब मनी, अथॉरिटी एंड नीड। क्या मैं जब मेले में पापा के साथ घूमने जाता था और मैंने एक गाड़ी मांग दी कि पिताजी मुझे ये गाड़ी दिला दीजिए, और वो गाड़ी उनको पता है कि मैं तोड़ दूंगा, ख़राब कर दूंगा, और वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड भी है और मेरे को उतनी बड़ी गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को तो खिलौना चाहिए, छोटा से भी मान जाऊंगा, लेकिन मैं उनसे 500 रुपये की एक कार डिमांड कर रहा हूँ, जबकि मेरा काम एक 20 रुपये वाले से भी चल जाएगा। आज से 10 साल पहले की मैं बात करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि पिताजी मुझे दिलाएंगे? मेरी नीड तो, मेरी वैल्यू तो मुझे तब मिलेगी जब 500 रुपये वाला खिलौना मिलेगा मुझे तो। लेकिन मेरे पास बस नीड है, ना तो मेरे पास शक्ति है खरीदने की और ना ही जेब में पैसा है, तो मुझे क्या ये खिलौना मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही व्यक्ति डिसीजन मेकर होगा जिसके पास पैसा होगा, अथॉरिटी होगी और उसको लगेगा कि जरूरत है, तब वो खरीदेगा। गॉट अनन्या? राइट। जब भी आप किसी भी कस्टमर को, पूरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है ये मैन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो किसको कैसे बेचेंगे, मैन से सीख जाओ। अगर सामने वाले व्यक्ति की जेब में पैसा है और वो डिसीजन लेगा और उसको ज़रूरत है तो वो खरीद लेगा। ज़रूरत उसकी वाइफ की है, अथॉरिटी वो देगा, और पैसा इसके पिताजी के पास है, तो तीनों लोगों की सहमति चाहिए। जब आप घर खरीदते हैं तो देखते हैं वाइफ, हस्बैंड, सब लोग साथ में आते हैं। ठीक है, एक दो रिलेटिव्स भी आते हैं बताने के लिए, राइट। कार खरीदते हैं तो फिर जिसने पहले कार ओन की होती है वो आके बताता है आपको कि पता है भैया इसमें इतना माइलेज है, ये वाला लीजिए तो मॉडल अच्छा है, ये वाला ठीक नहीं है। अपनी रिसर्च करते हैं और बाकी लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, राइट, गेटिंग इट? चलिए, तो मैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिहाफ पर हम लोग डिसीजन मेकिंग फाइनल करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर वापस आते हैं, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट डिवाइड बाय बेनिफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अब बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं भैया, फंक्शनल बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट, लेकिन कॉस्ट जो आप लगाते हो, जो आपका खर्च होता है पैसा, टाइम, एनर्जी, साइकिक, तो जितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है, मान लेते हैं 5 रुपए का पार्ले जी खरीदते समय आप देखते हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसमें मैदा कंटेंट कितना है, प्रिजर्वेटिव्स कितने मिलाए हैं, देखा है आपने कभी बिस्किट खरीदते हुए? देखा है गाइस, पाम ऑयल है कि कौन सा ऑयल है? हाँ, देखा है किससे बनता है ये पार्ले जी? नोटिस किया कभी? अरे भाई कुछ तो बोलो, क्यों? क्यों नहीं किया? अरे तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी। मैंने भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वहाँ साइकिक कॉस्ट इतनी लग रही है जितना मुझे फंक्शनल बेनिफिट उससे नहीं है। 5 रुपये लिए इतना कौन सोचेगा, खर्च कर दो, समझ गए? ठीक है, नाउ, राइट। लेकिन अगर यही मैं एक 10 लाख रुपए की कार खरीदने जा रहा हूँ या फिर 2 करोड़ रुपए का घर खरीदने जा रहा हूँ, तो भैया इतना सोचूंगा, इतना सोचूंगा कि सोचने के बाद भी सही सोचूंगा कि मैंने सही सोचा है कि नहीं सोचा है। यस और नो? गेटिंग इट एवरीवन? है ना? हम्म
नहीं 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 नहीं, एक बार मेरी लाइन खर्च करने की शुरू हुई, मान लेते हैं मैं रोज़ 1,000 रुपये खर्च करता हूँ, तो इनिशियली जब मैं खर्च करूँगा तब तो मैं सोचूंगा, लेकिन बार बार अगर मैं खर्च करूँगा तो मैं कुछ टाइम बाद 1,000 रुपये के लिए नहीं सोच पाऊँगा, फिर अब मैं धीरे धीरे कम कर दूँगा। मेरा रोज़ का, अगर मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ तो घर खरीदना बेचना मेरे लिए हलवा काम होगा, खरीदूंगा बेच दूंगा, मेरे को इससे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा किसी भी घर से। समझ गए? ठीक है, दिस इज द थिंग। आप लेकिन हाँ, कभी कभी 1,000 रुपये खर्च करता हूँ तो बिल्कुल जितनी बार नया 1,000 खर्च करूंगा उतनी बार सोचूंगा, कभी कभी खर्च करूंगा तो। ठीक है अधिराज? यस अनन्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कस्टमर को समझना ज़रूरी है। प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी रिटेल स्टोर में हैं या किसी बिजनेस में हैं तो आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोडक्ट के बारे में नहीं तो एक ओवरव्यू के बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, और इतनी जानकारी, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को तुरंत देखते ही आप समझ जाएं, वरना कस्टमर को क्या समझाएंगे। ठीक है अनन्या? राइट, सो दिस इज़ द नीड ऑफ द थिंग कि आपको वो आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे SKUs होते हैं, सिंगल सिंगल आइटम होते हैं। सूर्यांश से पूछो कैसे डील करते हैं। चम्मच 50 तरीके की आती है ना सूर्यांश, कुकर 20-30 तरीके के आते हैं, हमको पता ही नहीं होगा कि किस में प्रेशर बनता है, किस में क्या होता है, किसका कैसे क्या होता है ना सूर्यांश? 350 मॉडल है कुकर का, बताओ। ठीक है, हमारे घर में एक दो चलता है बस आज तक, ज़्यादा से ज़्यादा। चम्मच भी 100-150 तरीके की होगी। प्लेट थाली तो पूछो ही मत आप, उसका तो कोई गिनती नहीं है। जिसमें जितना गड्ढा बना दो उतना बढ़िया थाली हो गया, अलग तरीके का हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, मोल्ड, थिकनेस और ये वो मटेरियल हो गया उसमें अलग अलग। ठीक है, समझ गए? आप ये समझो कि ऐसे ये भी पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ पता होगा, बट ये एक्सपीरियंस के साथ साथ अनन्या आ जाता है। पहले दिन अगर आप सिर्फ सीखने के पर्पज से जाएंगे कि मैं सारा सीख जाएंगे, मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं किसी काम को करने के लिए तो धीरे 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 वो अपने आप आपका ही फंक्शन जुड़ जाएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास कितने सारे कपड़े हैं, कितने सारे कॉम्बिनेशन है, कितना सारा मेकअप का सामान है, घर कैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसको कहाँ अरेंज करना। सोचो ये भी तो बहुत सारा टास्क है, लेकिन हम क्योंकि ये तो इतना ईजी हो गया हमारे लिए, रोज़ काम करते हैं इसमें तो। ठीक है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कस्टमर वैल्यू एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टमर वैल्यू। कैसे बताएंगे कि किसी कस्टमर की वैल्यू उसको कैसे मिल रही है? पहला, कस्टमर वैल्यू एनालिसिस करेंगे। कैसे? क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। कस्टमर को क्या पसंद है प्रोडक्ट में, क्वालिटी, सर्विस या प्राइस, या इसमें से कौन सा ज़्यादा पसंद है, कौन सा कम पसंद है? ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ क्वालिटी पसंद है और सर्विस प्राइस पर कस्टमर कुछ भी डिस्कशन नहीं करेगा। करेगा, लेकिन सबकी कम ज़्यादा जो है उसमें परसेंटेज रहेगी। अगर 100% डिसीजन बना रहा है तो एक बड़ा हिस्सा प्राइस को जा सकता है, एक बड़ा हिस्सा सर्विस को जा सकता है, एक बड़ा हिस्सा क्वालिटी को जा सकता है। तो ये जो हिस्से हैं, इनका कौन सा कितना परसेंट मैटर करता है किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए? हो सकता है किसी कस्टमर के लिए प्राइस 80% मैटर करता हो, क्वालिटी 20% मैटर करती हो, सर्विस मैटर ही ना करती हो कि कल टूट जाए हमें कोई मतलब नहीं है, आज ले जा रहे हैं। ठीक है, राइट। तो इसके बिहाफ पर हम कस्टमर का वैल्यू एनालिसिस करेंगे। इसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप क्या था उसके लिए, मोस्ट क्रूशियल क्या था। प्राइस वाले के लिए तो प्राइस था, सर्विस वाले के लिए सर्विस था, क्वालिटी वाले के लिए क्वालिटी है। इसके बाद जो काम शुरू होगा वहीं से असली खेला शुरू है। फिर हम एनालाइज करेंगे कस्टमर वैल्यू डिलीवरी मैकेनिज्म, हाउ वेल और पुअर द डिलीवरी इज। अब हमारा काम है, मैं उससे कैसी बातें करूंगा, उसको क्या बताऊंगा जिससे वो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। नोइंग द रीजंस फॉर एग्जीक्यूशन, कस्टमर वैल्यू डिलीवरी। ठीक है, मुझे ये पता होना चाहिए कि इसको क्या बताऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बिक जाएगा। कोशिश कीजिएगा झूठ ना बोलना पड़े। ठीक है, राइट। yes, it is not possible to satisfy all the customers, but it is possible to, but the ultimate consumer should be satisfied. Yes, ultimate goal should be that we must
have a satisfied customer with us. स्टडिंग द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स. ध्यान दीजिएगा, एक कस्टमर भी लगातार बदलते रहता है. आप 3 साल में बदल जाते हो, पता है मेरे लिए. फर्स्ट ईयर में कुछ और थे, सेकेंड ईयर में कुछ और थर्ड ईयर में कुछ और हो. मैं भी तो आप लोगों के लिए बदल जाता हूँ, यस और नो. फर्स्ट ईयर में तो सर ऐसे थे, सेकेंड ईयर में सर ऐसे हैं, थर्ड ईयर में सर ऐसे हैं, यस और नो एवरीवन. वी ऑल चेंज. हमारा परसेप्शन, वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, हमारा बिहेवियर बदल जाता है. तो ये जो बिहेवियर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदल रहा है, इसको भी हमें स्टडी करना है, तभी हम सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे. आर यू गाइस गेटिंग इट? यस एवरीवन. नाउ सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? कस्टमर का वैल्यू एनालिसिस करना. पहला स्टेप दैट अ बिजनेस मस्ट टेक टू एनालाइज कस्टमर वैल्यू. ओके राइट. पहला, कस्टमर को क्या चाहिए, कुछ सवाल हैं जिनको पता करने के बाद हमें पता लग जाएगा. ठीक है राइट. कुछ सवालों के जवाब अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि कस्टमर किन चीज़ों को वैल्यू करता है, कस्टमर को क्या पसंद है, क्या चाहिए, वो हमारे स्टोर में क्यों आया है, कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या करते हैं. मगर मैं इस कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मेरा कॉम्पिटिटर कैसे करेगा, वो उसको क्या बेचेगा. तीसरा, वेदर बिजनेस इज डिलीवरिंग द डिजायर्ड वैल्यू टू द कस्टमर इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर. मतलब मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अच्छा दे रहा हूँ मैं क्या इसको प्रोडक्ट. अगर हाँ तो बढ़िया, अगर नहीं तो क्यों नहीं. व्हाट इज द रियल वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट. मैं जो उसको प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ इस व्यक्ति को, उसका असली कीमत क्या है और किन किन चीज़ों में सुधार किया जा सकता है जिससे प्रोडक्ट की वर्थ कस्टमर को ज़्यादा लगने लगे कि इनके यहाँ से ही खरीदना चाहिए मुझे. ध्यान दीजिए, कस्टमर पार्ले जी कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक रिटेलर ही चूज करता है खरीदने के लिए. क्यों? कस्टमर वैल्यू गाइस, कस्टमर वैल्यू. आप मैगी कहीं से भी खरीद सकते हैं, आप आटा, दाल, चावल, चीनी कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिटेलर क्यों चूज करते हैं? क्योंकि वो आपको वैल्यू देता है. यस और नो राइट. हाउ टू डिटरमाइन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. हाउ डू कस्टमर परसीव द ब्रांड, बिजनेस ब्रांड. ओके, सो देर आर वेरियस मार्केट रिसर्च एंड सर्वे जिसके बिहाफ पे ये बताया गया कि भाई कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं. नाउ अब हमें क्या करना है, एक बार एनालाइज कर दिया तो इसको मैनेज करना है. अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस कस्टमर परचेज एंड परचेज बिहेवियर. कस्टमर मुझसे सामान क्यों खरीदता है, पहले तो ये पता लगाओ. दूसरा, भविष्य में खरीदेगा क्या और क्यों खरीदेगा भविष्य में भी मुझसे, आज खरीदा है तो. ठीक है. इन द थर्ड टाइम, मैक्सिमम फ्यूचर परचेज बिहेवियर बाय मैनेजिंग प्रिडिक्टर्स. ओके, यानी कि किन किन कंटेंट के बिहाफ पे उसने पिछले साल से इस साल शिफ्ट किया है और इस समय कौन से सिग्नल दे रहा है जिसके बिहाफ पर वो अगले साल शिफ्ट होगा. साल की बात नहीं है, अगली परचेज में शिफ्ट होगा. 3-4 बार आता है कस्टमर आपके पास तो ठीक. एक कस्टमर किसी स्टोर में अमूमन किसी पर्टिकुलर सीजन, टाइम, मंथ में ही ज़्यादा विजिट करता है. आप नोटिस करेंगे, अगर आप कोई रिटेल स्टोर चलाते हैं, किसी कस्टमर के साथ डील करते हैं, तो नोटिस कीजिए कस्टमर्स कुछ ही दिन लगातार आते हैं, उसके बाद नहीं आते. फिर लगातार आते हैं, फिर नहीं आते. फिर लगातार आते हैं, फिर नहीं आते. है ना सूर्यांश? ऐसा तो कोई कस्टमर नहीं होगा ना जो लगातार पूरे साल हमेशा आता है वैसे ही जैसे पहले आता था. ऐसे कस्टमर्स कम होते हैं. ज़्यादातर कस्टमर्स, 80% ऑफ टोटल कस्टमर्स ऐसे आते हैं, आज आए, इस पूरे महीने ज़्यादा आ रहे हैं. आज चम्मच खरीद रहे हैं, कल कटोरा खरीद रहे हैं. जस्ट फॉर योर एग्जांपल, अगर मैं यूटेंसिल्स सेल कर रहा हूँ तो अलग अलग आइटम्स वो लोग मुझसे खरीदेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो क्लोज करते हैं तो उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद आते हैं हमारे पास वापस. राइट. फिर वो थोड़ा दिन के लिए रेगुलर रहते हैं, 1-2 कस्टमर्स के साथ आते हैं. समझ गए? तो यहाँ कुछ तो है पेंच, इसको पकड़ेंगे तो हम ज़्यादा कस्टमर्स के साथ डील कर पाएंगे ना. ये पूरा प्रोसेस डिटरमाइन करता है कि हम कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को कैसे समझेंगे, परसेप्शंस कैसे जनरेट करेंगे, नीड कैसे क्रिएट करेंगे और उसको डिलीवर कैसे करेंगे. ठीक है राइट. इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम यूनिट 7 में लेंगे. हाँ, यूनिट 7 के अंदर एक बार और. ओके, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी कस्टमर को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हर एक कस्टमर की एक लाइफ टाइम वैल्यू होती है. अगर वो मुझसे आज 500 रुपये का सामान खरीदता है और साल भर में अगर मुझसे
₹500 का ही सामान खरीदता है, तो अगर वो कस्टमर रेगुलर रहे हमेशा, तो मेरे ₹500 साल के तो फिक्स हो जाएंगे ना, राइट? नो ना ना, जनरल ग्रॉसरी स्टोर्स हमेशा सेम कस्टमर्स को नहीं देखते, अनलेस अंटिल इट इज़ डेली रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। जैसे मिल्क हो गया, तो उसके लिए तो आप जाएंगे ही, मजबूरी है आपकी। फिर भी कभी कभी स्विच कर देते हैं, किसी दूसरे मिल्क शॉप चले जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, कि चलो आज वहाँ प्राइस पता करते हैं, ठीक है, राइट? कस्टमर जितने ज़्यादा लॉयल नहीं होते, है ना? मैंने 80% ऑफ द कस्टमर्स के लिए बोला है, 20% आर लॉयल, वो नहीं जाते, 10 to 20% आर देयर जो नहीं जाते कहीं भी, मतलब ही नहीं उनको, इतना मेहनत नहीं करना। पर यंग एज बिलो 30 लोग जाते हैं। हर एक कस्टमर की एक लाइफ टाइम वैल्यू होती है। अगर मैं एक कस्टमर को नाराज़ कर दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या ही चला जाएगा मेरा, सोचो अगर वो आज आपसे पूरे महीने में 1000 रुपये का सामान खरीदता है, 12 महीने में 12,000 का खरीदेगा, 10 साल में हाँ 1,20,000 रुपये का सामान खरीदता है एक सिंगल कस्टमर। आपने उसको छोड़ दिया, और इस बीच वो दूसरे कस्टमर्स को भी तो रेफर करता, वो भी तो चले गए। इसीलिए हमें हर एक कस्टमर की परचेज साइज, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के बिहाफ पे उसकी लाइफ टाइम वैल्यू निकल जाती है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी कस्टमर की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, कि एक कस्टमर हमारे लिए कितना वैल्यू रखता है। मान लेते हैं एक कस्टमर रोज़ 20 रुपये का सामान खरीदता है, एक मिल्क का पैकेट खरीदता है 20 रुपये वाला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 365 दिन, ड्यूरेशन 10 साल, 73,000 रुपये का सामान खरीदेगा सिर्फ 20 रुपये का सामान खरीदने के बदले, समझ गए? और इस बीच वो और भी कस्टमर्स को लेकर आएगा। गेटिंग इट नाउ? ओके, तो आप समझ गए एक कस्टमर को लूज करना कितना महंगा होता है, इसीलिए कस्टमर्स एक्वायर करना मुश्किल होता है, राइट? नाउ ओके guys, are you there? Sounds great. Now companies can increase the value of their customer base by attracting new customer, increasing customer retention and creating customer expansion. Okay, and this should occur in a balanced and coordinated manner, जिससे हम कस्टमर्स को लगातार अपने पास बुलाकर एक एवरेज कस्टमर साइज मेंटेन करके रख सकें. So guys, this is all about today's lecture. We'll continue with the next class फ्रॉम द टॉपिक प्रोसेस ऑफ कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट. किसी भी कस्टमर को मैनेज करने के लिए हम 3 R's का यूज़ करते हैं, राइट कस्टमर, राइट रिटेंशन, राइट रिलेशनशिप के साथ. कैसे काम करता है और आगे हम कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट एंड फर्दर टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर यानी कि अगले वीडियो में बात करेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो ये भी करते जाइए, अगली बार वीडियोस मिस नहीं होंगी, ठीक है? ओके. और अगर आप हमारी ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे, हाँ 8284 पर एक बार कांटेक्ट कीजिए और क्लासेस के बारे में पता कीजिए. आपको BBA इन रिटेलिंग की सारी क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.